के साथ मैं आशुतोष पाठक हाजिर हूं। दोस्तों, मैं अक्सर कोशिश करता हूं कि आपके सामने कुछ नए नए मुद्दों को लेकर के आएं, और आज जब आपने कल पॉलिटिकल डिबेट देखे थे तो आज मैं थोड़ा उससे अलग हट करके दूसरा डिबेट आपके सामने ला रहा हूं, और वो डिबेट बहुत ही रोचक होने वाला है। चर्चा होने वाली है। डिबेट क्या, एक चर्चा होगी। चर्चा होगी क्वीन विक्टोरिया की, चर्चा होगी भारत के गुलामी की, चर्चा होगी गुलामी के चिन्हों को, गुलामी की छाप को आज तक हमारा देश क्यों बनाए हुए है, और इस छाप से, इस चिन्ह से हमें आखिर हासिल क्या होता है। क्या ये कि हम बार बार खुद को याद दिलाते रहें कि तुम कभी गुलाम थे और तुम्हारे ऊपर बर्बरता की, यातनाओं की सारी पराकाष्ठा पार कर दी गई थी और तुम्हारा शोषण हुआ था। और आज अगर कोई व्यक्ति उस पहचान को, उस गुलामी की पहचान को मिटाना चाहता है, हटाना चाहता है, सवाल पूछता है, तो आप हैरान हो जाएंगे उस व्यक्ति के ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का मुकदमा चलता है। जाते हैं और उन्हें यह कहा जाने लगता है कि तुम हत्यारा हो, क्योंकि तुम गुलामी के प्रतीक को हटाना चाहते हो, मिटाना चाहते हो, और तुम गुलामी के प्रतीक की हत्या कर रहे हो। इसलिए तुम्हारे ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का, हत्या करने का मुकदमा चलाया जाएगा। आज मैं आपको ऐसे वीर योद्धा से मिलवाना चाहता हूं जिन्होंने सब कुछ दांव पे लगाकर भारत की गुलामी के प्रतीक को मिटाने का, भारत की गुलामी के प्रतीक को नष्ट नाबूद करने का प्रण लिया। और आज उनके ऊपर, वो मिटाना चाहते थे, वो सवाल करना चाहते थे, वो पूछना चाहते थे, लेकिन आज उनके ऊपर हत्या के मुकदमे चल रहे हैं। आज ऐसे सूरमा से हम आपको मिलाना चाहते हैं, तो स्वागत कीजिए हमारे जाबाज सूरमा अरविंद त्यागी जी का। बहुत बहुत स्वागत है अरविंद भाई, बहुत स्वागत है अरविंद जी। आपको हमारी आवाज आ रही है? तकनीकी रूप से थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन हमारे साथ और मेहमान हैं वीरेंद्र त्यागी जी। वीरेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वीरेंद्र जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? वीरेंद्र जी बिल्कुल। वीरेंद्र जी, आपको आवाज आ रही है? जी, मुझे आवाज आ रही है। वीरेंद्र जी, अगर आप बोल सकें कि ये जो पूरा वाकया था, ये जो घटना हुई है, ये घटना क्या थी और कैसे अरविंद त्यागी जी के ऊपर हत्या का मुकदमा चलाया जा रहा है? देखिए, हम उस विषय को जब याद करते हैं कि 2014 का समय था, अगस्त महीने का, और अगस्त महीने में ये पता चला कि हमारे दो मित्र अरविंद त्यागी और इनके ही फरीदाबाद के साथी हैं रिंकू भाई, उनको जो है गिरफ्तार कर लिया गया है इस आरोप में कि उन्होंने जो है मूर्ति को क्षतिग्रस्त किया है, और उन पर धारा 302 के खिलाफ के तहत एफआईआर भी करवाई गई है। तो अरविंद जी जो है और रिंकू जी, इन दोनों का जब न्यूज में, मीडिया में आने लगा और इनके ऊपर जो पुलिस ने जो है अत्याचार भी करने शुरू किए, तब हमें समझ में आने लगा। तो हमने आंदोलन उसके लिए किया। बहुत सारे साथी मथुरा भी गए, इनके सपोर्ट में गए। तो ये पूरा प्रकरण बहुत उछला था उस समय, और मैं ये बताना चाहूंगा कि संसद के, ब्रिटेन की संसद तक ये मुद्दा उछला था, क्योंकि उनके लिए जो है इस प्रकार का प्रकरण उनके लिए एक बहुत बड़ी बात थी। इसलिए उन्होंने, शायद वहां से प्रेशर आया होगा कि वो प्रेशर इतना जबरदस्त था कि इनके ऊपर धारा 302 लगाई गई, जिससे कि कोई और
किसी प्रकार का विरोध यदि गुलामी का करना चाहे, विषय ये नहीं है कि इन्होंने तोड़ा या नहीं तोड़ा, विषय ये है कि कोई गुलामी की निशानियों का विरोध यदि करे तो उनके ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया जाए कि दोबारा कोई वैसा करने की हिम्मत ना करे। तो वो उदाहरण सेट करने के लिए इनको कई दिन जेल में भी रखा गया और अभी तक जो है वो मुकदमा चल भी रहा है। आपके मन में ये कैसे विचार आया कि ये इस मूर्ति को क्षति पहुंचाई जाए, या आपने सोचा, आपने पहुंचाई नहीं पहुंचाई वो अलग विषय है, लेकिन ये क्या मन में विचार आया था विक्टोरिया की प्रतिमा को लेकर के? देखिए, वास्तव में विक्टोरिया की प्रतिमा से कोई हमारा व्यक्तिगत द्वेष तो था नहीं, लेकिन हमें बहकाया जाता था कि देश आजाद है और आप स्वतंत्र देश के नागरिक हैं। इस भुलैये को झेलते झेलते बहुत सारी चीजें सुनते सुनते एक लंबा दौर गुजर गया था। फिर हमने देखा कि आज भी हम जो हमारे महानायक हैं वो उनकी मूर्तियां धूल खा रही हैं, लेकिन जिन्होंने हमें गुलाम बनाया वो उनकी मूर्तियों को साजा समाया जा रहा है और उनके काले कानून देश में आज भी चल रहे हैं। उनकी भाषा गुलामी हम ले रहे हैं, उनकी शिक्षा की गुलामी को हम झेल रहे हैं, उनकी भविष्य की गुलामी को हम लोग झेल रहे हैं और हम लोग उनके भोजन तक की गुलामी को झेल रहे हैं। तो ऐसी गुलामी से बाहर आने के फिर हमने अपना विरोध दर्ज कराने के लिए ये जो है सरकार के पास प्रस्ताव पत्र वगैरह भेजे, कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर उसका हमने सार्वजनिक विरोध किया तो फिर हमारे साथ में ये कुछ कानूनी प्रक्रियाएं हो गई, क्योंकि अब व्यवस्था वैसी बन गई। अंग्रेजों ने 200 साल गुलाम किया है। में गिनते हैं, जनेऊ को भी कपड़ा में गिनते हैं। मतलब अगर आपने जनेऊ धारण कर लिया तो इसका मतलब एक वस्त्र आपने अंग पे रख लिया है जी, और जी। शरीर को बहुत अच्छे तरीके से वो एक लाभ भी पहुंचाते रहता है कि भाई आपके वस्त्र है, और जहां कम वस्त्र की आवश्यकता है तो उसकी पूर्ति भी करता है। आप ये कह रहे हैं? जी जी। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अंग्रेजी जो राज थी वो सिर्फ राज नहीं थी, वो गवर्नेंस नहीं था, वरन की एक सांस्कृतिक जो है सो हमारे भूभाग की संस्कृति को बर्बाद करने का एक पूरा का पूरा षड्यंत्र था। उसने बर्बाद किया, लूट करके वो लेके चले गए। आप ये कह रहे हैं टोटलिटी में, है ना? जी जी। लेकिन मैं एक पीढ़ी की आदत है। नरेंद्र मोदी हूं, मान लीजिए हाँ, मैं नरेंद्र मोदी, अब मेरे सामने आप वीरेंद्र जी हैं और आप ये हैं, और मैं पूछ रहा हूं कि भाई देखो मेरे पास तो यही कानून है। आपने मूर्ति तोड़ने की बात की, प्रतीक तोड़ने की बात की, ये तोड़ने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, आप हमें कहिए कि आप यहाँ से हटा लीजिए, छुपा लीजिए, तोड़ने क्यों चले गए? तो इसका क्या जवाब है आपके पास? हमने तो विरोध इसका हमने नहीं किया। आज से जब से देश आजाद हो, जब से प्रतीक का विरोध हो रहा है, आज तक ये हटाई नहीं गई। मैं बताया, लोहिया जी ने जॉर्ज चमचम की मूर्ति का विरोध किया, वो हटा दी गई। वहां पर फिर हमने जब तस्वीर रखी तो हमें तो तिलक मार्ग थाने में बंद कर दिया गया पूरे दिन के लिए। और जब नेताजी हमारे प्रधानमंत्री जब मूर्ति लगाते हैं तो उनको देशभक्त कहा जाता है, जब वहां लगाते हैं तो हमें कानून का उल्लंघन करार दिया जाता है। आज तिलक मार्ग थाने ने नरेंद्र मोदी जी को क्यों नहीं अरेस्ट किया? जब हमें अरेस्ट किया वहां पर मूर्ति रखने पर, उस छत्र के नीचे हमने मूर्ति रखी 3 बार, हमें 3 बार अरेस्ट किया गया और नरेंद्र मोदी जी के लिए सलामी दी गई। तो ये दोहरे मापदंड हो गए ना। अगर वहां पर मूर्ति रखना गैर कानूनी नहीं था तो हमें क्यों अरेस्ट किया? अब नेता रखेंगे तो वो कानूनी हो जाएगा, हम रखेंगे तो वो कानूनी नहीं होगा। और आशुतोष जी, जो आपने कहा, जो बात आपने कही, ये ऐसा नहीं है कि एक 5 साल कोई सरकार आएगी और वो 200 साल की किसी व्यवस्था को जो चली आ रही है, रच बस गई है हमारी पीढ़ियों में, क्योंकि एक पीढ़ी की जो गलत आदत है वो तीसरी पीढ़ी तक आते आते व्यवहार बन जाती है। ठीक वैसी ही जो गुलामी थी हमारे जब शुरू हुआ, जब अंग्रेजों का 1757 के बाद से और ज्यादा एट्रोसिटी शुरू हुई, और जो पूरा एट्रोसिटी लिटरेचर के द्वारा हमारी पूरी दुनिया में भारत की एक अलग तस्वीर पेश की गई। तो ये जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी, 5वीं पीढ़ी तक आते आते जब वो गुलामी अंदर रच बस गई है, तो हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि किसी एक सरकार के करने से हो जाएगा, लेकिन उसका बीज कहीं ना कहीं बोना पड़ेगा, जो आगे आने वाली तीसरी या चौथी पीढ़ी तक वो गुलामी से हम मुक्ति पाएंगे। आप कौन सी सरकार कर रही है? कौन सी कर रही है सरकार आपकी नजर में? अभी तक तो कोई नहीं कर। और मैं आपको से बताऊं, कुछ काम नरेंद्र मोदी की सरकार के समय हुए हैं। जैसे 1997 में एक जो नियम पास किया गया था कि जो बजट जो है हमारे यहाँ शाम को पढ़ा जाता था, वो राजीव दीक्षित जी ने इस विषय को उठाया था। तो उस विषय को सुनकर, हालांकि मोदी जी उसका क्रेडिट उनको नहीं देते हैं, लेकिन उस विषय को सुनकर उन्होंने जो है बजट पेश करने का समय था
क्योंकि वो अंग्रेजी ब्रिटिश टाइम के हिसाब से जो है वो शाम के समय के कुछ हिसाब से एक्ट बैठा था वहां के जो टाइम जोन के हिसाब से, तो वो हटाया गया। ऐसे कई और भी 2-3 काम हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि प्रयास छोटे छोटे हुए हैं, जैसे अभी मुगलों के कई नाम बदले गए, मुगलों के नाम से कई वो जगह वो बदले जा रहे हैं, लेकिन जैसे अब लैंसडाउन के नाम से एक शहर है, अभी आपका डलहौजी के नाम से शहर है, आपके कई और ऐसे अंग्रेजों के नाम से जो है जो शहर, उनको बदला जाना शुरू करना चाहिए। तो एक नींव रखी जाएगी जिसके ऊपर बड़ी इमारत खड़ी करने का काम आप जैसे हम जैसे लोग आगे चल के कर पाए। तो कहीं ना कहीं शुरुआत तो करनी पड़ेगी, लेकिन अभी उतनी पुरजोर तरीके से शुरुआत नहीं हुई है जितना होना चाहिए। नहीं, जब आपको ये लगा कि इस गुलामी की प्रतीक से भारत को आजादी मिलनी चाहिए, तो आप वहां पर गए और आपने कोशिश की इस प्रतिमा को हटाने की? हमने इसका विरोध किया, और हम खाली मूर्ति का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम उस अंग्रेजी भाषा का, अंग्रेजी शिक्षा का, अंग्रेजी कानूनों का विरोध करते हैं कि अगर हम भारत आजाद है तो भारत के अंदर भारत के अनुरूप जो गांधी जी ने बोला था कि देश अब आजाद हो चुका है और अब यहाँ की व्यवस्था को भारतीयकरण हो, तो हमारे आज भी वही है कि आज भारत का भारतीयकरण हो जाए। भारत काला अंग्रेज बन के ना रहे, पाश्चात्य में डूबा हुआ भारत ना हो, भारत बोलने से भारत नहीं, भारत देखने में और महसूस करने में भारत हो। नहीं, जब आप गए वहां पे और इसको प्रतिमा को क्षति पहुंचाने का आरोप आपके ऊपर लगा, तो आपको पुलिस जब ले जा रही थी तो आपने पुलिस से क्या सवाल किया? पुलिस ने तो कोई सवाल जवाब हुआ ही नहीं हमसे। तो ये आपने बड़ा आप पहले व्यक्ति हैं जिसने ये प्रश्न किया कि मुझे पूरी प्रक्रिया में एक बात महसूस हुई कि हम इस देश के नागरिक भी हैं कि नहीं है। हमसे अभी तक किसी ने आज तक ये नहीं पूछा कि आपने मूर्ति क्यों तोड़ी, आपके मूर्ति से क्या बैर था, क्या आपका दृष्टिकोण था, ये बात किसी ने पूछी कि सीधा आरोप लगा दिया कि आपने मूर्ति तोड़ी और आपको जेल में डाल दिया जाएगा, आप पे कानूनी पर लेकर आप पे धारा 377 लगा दी गई। हमें बताइए। नहीं वीरेंद्र जी, पुलिस जब ले जा रही थी तो आप भी पहुंचे होंगे वहां पर, तो आप लोगों ने कभी ये जानने की कोशिश की कि पुलिस ने क्या कहा, भाई तुमने कौन सा अपराध किया है? देखिए, पुलिस के ऊपर जो है जो प्रेशर था वो ऊपर से आया था कि जो आज जैसे आप देख रहे हैं कि कल या परसों जो है प्रिंस चार्ल्स जो है उसकी ताजपोशी हुई, तो अखबारों में बड़े बड़े जो है पूरे पेजेस पे जो है उसकी कवरेज हो रही थी। राष्ट्रमंडल के जो प्रतिनिधि थे विदेशों के वो वहां उपस्थित थे। तो इस प्रकार से जो इतने ऊंचे स्तर तक हमारी जो गुलामी है उसमें ऊपर से प्रेशर आया कि हमारी रानी के मूर्ति को किसी प्रकार का यदि अपमान हुआ है तो उसका ठीकरा किसी के साथ फोड़ना है। तो वो ऊपर से प्रेशर आके पुलिस वालों को कोई मतलब नहीं था कि इन्होंने तोड़ा है नहीं तोड़ा है, वो केवल इस विषय को करना चाहते कि किसी न किसी को इनको अंदर करना है और जो लोग इसके खिलाफ आवाज उठा देते सबसे पहले उन्हीं को पकड़ा जाए। तो ये जो विषय है पूरा का पूरा ये इस प्रकार से चला कि ये पुलिस वालों ने लोकल लेवल पे नहीं किया है इसको। जब ब्रिटेन की संसद तक ये मुद्दा उठा है और आज तक जो है वो ये केस चल रहा है, इसका मतलब ये है कि ये केस अंत नहीं होने देना चाहते और कहीं ना कहीं इनको जेल होना भी लगभग तय है। जो अरविंद त्यागी जी के अनुसार हमें बताया गया है कि वो बिल्कुल उन्होंने मन बना चुके हैं कि इनको जेल करनी है इसमें। तो ये कारण। वीरेंद्र जी, अगर मान लीजिए कि ब्रिटिश संसद से या ब्रिटेन से कोई भारत सरकार पर दबाव आया कि भाई हमारी रानी की प्रतिमा को क्षति पहुंचाई जा रही है, तोड़ी जा रही है, ऐसे एलिमेंट को आप पकड़िए, गिरफ्तार कीजिए, तो ये तो कूटनीतिक या दो देशों के बीच के आपसी संबंध अगर एक रानी की प्रतिमा पर असर डालने लगे तो भारत सरकार तो कह ही सकती है कि भाई आप ऐसा खुराफात ना करो। क्या आप इसे खुराफात मानते हैं, क्या मानते हैं आप? अरविंद भाई, आपको आवाज आ रही है? हाँ, मैं बिल्कुल आपसे जुड़ चुका हूं। जी, तो इस प्रश्न का उत्तर आप दीजिए। सुना तो इस पे मैं कहना चाहूंगा कि इंडिया गेट पे इंडिया गेट पे ना एक खाली छतरी थी पहले जिसपे आज नेताजी की मूर्ति रख दी गई है। उसके थोड़ा सा इतिहास से मैं आपको कहना चाहूंगा। एक बार लोहिया जी ने वहां पर पहले जॉर्ज पंचम की मूर्ति रखी हुई थी, तो उसके ऊपर उन्होंने प्रहार किया था। उसके बाद उस मूर्ति को हटाकर कोरोनेशन पार्क में लगा दिया गया। तो जहां विदेश नीति की बात कर रहे हैं तो ये उस छतरी पर मूर्ति रखने का जो विषय था वो पार्लियामेंट में पारित हुआ था और लोहिया जी ने उस पर प्रहार किया था। तो ये सवाल तो और उसी
बाद में उस पार्टी के अनुयायी जी मुलायम सिंह जी विक्टोरिया की बग्गी मंगाते हैं अपने जन्मदिन पर यात्रा के लिए। तो राजनीतिकों के ना तो किसी संबंध है, अपनी आवश्यकताएं है। मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि जहां आवश्यकता है वो लोहिया जी विरोध करते हैं उस मूर्ति का, और उसी विक्टोरिया की बग्गी में मुलायम सिंह जी अपना जन्मदिन मनाते हैं। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि भाई इन्हें संबंध किससे रखने के हैं, इन्हें अपनी आवश्यकताएं देखनी है। और देश किसी देश के संबंधों से नहीं चलेगा, देश की अपनी आवश्यकताएं हैं, देश का अपना एक विचार है और एक मंथन है और एक अपनी सोच के साथ चलेगा। अब हमारी सोच गांधी से के आधार पर चलेगी, भगत सिंह के आधार पर चलेगी, नेता सुभाष चंद्र बोस के आधार पर चलेगी, ये लोहिया जी के आधार पर चलेगी, या पाश्चात्य के जो नायक हैं या महाराजा उनके आधार पर चलेगी, ये हमारे देश को तय करने की आवश्यकता है। और वैचारिक दृष्टिकोण के आधार पर हमने इस मूर्ति का जो विरोध किया था, और वो निरंतर विरोध हम आज भी करते हैं। और उसके बाद में इंडिया के नेताजी की मूर्ति लगने से पहले इस इंडिया गेट की मूर्ति के ऊपर जो छतरी के नीचे हमने 3 बार मूर्ति रखने का प्रयास किया, और तीनों बार हमें तिलक मार्ग थाने के अंदर बंद करा, रात को छोड़ दिया गया। अब हमने मूर्ति रखी, तो मैं उनकी तरफ से सवाल कर रहा हूँ जी, मैं उनकी तरफ से सवाल कर रहा हूं कि अगर कोई ऐतिहासिक मूर्ति वहां पर रखी हुई है विक्टोरिया, तो क्या गुरेज है आप? हाँ, मैं बताता हूं। इतिहास के अगर दृष्टि से आप इसको देखेंगे तो कभी ना कलंकों को माथे पे लगा के नहीं चला जाता, गौरव को लगा के चला जाता है। तो ऐसी जैसे आज मुगलों का जो वो था, इसका इतिहास वर्तमान में बदलाने का प्रयास किया जाए, क्योंकि वो एक कलंकित इतिहास था हमारे पर, जिसको किताबों से हटा दिया गया। तो ऐसी प्रतिमाओं को सार्वजनिक सजाया जाता, कई पुस्तकालयों में, कई एकांत में रखा जाता है कि जो इतिहासकार सिर्फ वही जाकर इनका अध्ययन करें, सार्वजनिक लोग इनका अध्ययन ना करें, ना देखें। तो ये कलंक है राष्ट्र के ऊपर, इनके राष्ट्र कलंक है, इन्हें सार्वजनिक स्थान से हटा देना चाहिए, इन्हें इतिहास की तरफ रखा जाए। आशुतोष जी, मैं इसमें जोड़ना ही चाहता हूं कि इस बात में इसको थोड़ा सा और बल देने के लिए क्या आपत्ति क्या है? अगर सार्वजनिक स्थान पे है, लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं, तो क्या दिक्कत है? मैं इसका उत्तर मैं देता हूं। आशुतोष जी, क्या है कि यदि आपने धर्मपाल जी को पढ़ा हो, धर्मपाल जी की एक पुस्तक है जिसका नाम है द ब्यूटीफुल ट्री। धर्मपाल जी ने एक बहुत सुंदर बात उसमें कही कि जो बाकी शासक आए हमारे यहाँ पर, जिन्होंने देश को हमारे उस पर राज किया, उसके अंदर इन्वेजन किया, वो सब आए और उन्होंने यहाँ की व्यवस्था में अपने आप को रच बसा लिया, उसको नष्ट नहीं करना चाहा, मूल को खत्म नहीं किया। ये अंग्रेज थे जो आए इस देश में और जो हमारे देश के ज्ञान रूपी एक ब्यूटीफुल ट्री था, एक सुंदर वट वृक्ष था, उसकी जड़ों को खोदा और उसे सड़ने और सूखने के लिए और बर्बाद होने के लिए खुला छोड़ दिया। तो ये जो एक पूरी किताब आप देखेंगे कि आज हमारे देश की बहुत सारी परेशानियां जो हम झेल रहे हैं, आज हम किसी भी विषय को लेकर आपस में एक भाई भाई के साथ सुलह करके काम नहीं कर सकता, वो जुडिशरी का सहारा लेता है। पति पत्नी आपस के झगड़ों को नहीं सुलझा सकते, जुडिशरी का सहारा लेते हैं। कोई भी एक दूसरे के साथ बिना जुडिशरी के जो वो अपना रेजोल्यूशन नहीं करना चाहता है। तो ये जो मानस बन गया इस देश का, जिसकी वजह से आज बहुत सारी परेशानियां खड़ी हुई, इसके मूल में अंग्रेजी राज है। और उस अंग्रेजी राज को यदि हमें रखना है तो उसे एक सम्मान की दृष्टि से नहीं, एक हमें ऐसी दृष्टि के साथ अपनी आने वाली पीढ़ियों के सामने रखना पड़ेगा जिसमें उनके मन में उनको लॉर्ड कहने का या महारानी कह के सामने झुकने का भाव ना आए, बल्कि उसे सीखने का अवसर मिले कि ये लोगों के कारण हमारा देश आज इस प्रकार की परिस्थितियों में फंसा हुआ है। तो इनको जो महिमा मंडित करके रखा गया है, जैसे स्थानों म्यूजियम में बहुत अच्छे से करके, उसकी जगह लिखा होना चाहिए कि हमारी गुलामी की निशानियां हैं, उनको झाड़ पूछ कर ये नहीं रखने का। तो ये इस मानस को प्रेषित नहीं किया जा रहा है आने वाली पीढ़ी में। आपने जो कहा, मैं वो बात को समझ रहा हूं, उसकी गहराई भी समझ रहा हूं, लेकिन उसको बच्चों के मन में अंग्रेजी राज के प्रति सम्मान की भावना आती है, उनके प्रति जो भावना ऐसी आनी चाहिए जिसमें कि हमें ऐसी गुलामी में दोबारा नहीं फंसना है, जिस प्रकार के मानसिक गुलामी में आज बच्चे हैं। आपने मेरे प्रश्न की गहराई अभी नहीं समझी है, मैं अभी समझा रहा हूँ। अभी तो मैं प्रेम के साथ देना चाहूंगा। रुकिए अरविंद जी रुकिए। ये मैं अभी और प्रश्न पूछ रहा हूँ आपसे। ये प्रश्न पूछ रहा हूँ कि भाई इतनी महान थी विक्टोरिया, 1819 में इनका जन्म हुआ, 1901 में ये इनकी मौत हुई, और 63 साल तक इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को संभाला और बड़ा काम किया। इनके ज़माने में बहुत सारे पॉलिटिकल, इंडस्ट्रियल, कल्चरल बहुत सारे रिवॉल्यूशंस हुए, काफ़ी डेवलप हुआ।
उस हिसाब से एक बहुत बड़ी एडमिनिस्ट्रेटर थी। इसे जानने का हक भारत के हर नागरिक को है। तो अरविंद त्यागी जी को या वीरेंद्र सिंह जी को क्या आपत्ति हो रही है? जबरदस्ती में आप अपना नाम बनाना चाहते हैं और तोड़फोड़ करना चाहते हैं, हिंसक मनोवृत्ति को आप एक्सपैंड करना चाहते हैं। आप केस में जाइए, अदालत में जाइए, अदालत में बोलिए ना, अदालत में बोलिए कि ये गुलामी का प्रतीक है, हमें नहीं चाहिए। तोड़ने की क्या आवश्यकता है? नहीं, देखिए क्या है ना, आपने जो कहा कि कोर्ट में जाइए, मैंने भारत में अंग्रेजी राज नाम की एक पुस्तक पढ़ी है, जिसमें ये मैंने देखा है कि ये कोर्ट कैसे स्थापित हुई। हमारे देश में जो न्याय व्यवस्था थी, उस न्याय व्यवस्था में कोर्ट कचहरी के पे जाकर केवल वहां पर फैसला सुनाने के लिए जाने का कभी हमारे यहाँ व्यवस्था कभी थी नहीं। हमारे यहाँ तो उसी समय फैसला कर दिया जाता था। जो तोड़फोड़ मचाने का, ये तोड़फोड़ या अराजकता मचाने के लिए नहीं किया जा रहा कुछ भी, ये एक संदेश देने के लिए। यदि इस प्रकार से आप देखें तो भगत सिंह ने भी जो असेंबली में बॉम्ब फेंका था, तो वो भी एक आतंकवादी गतिविधि होनी चाहिए। ये इसी अंग्रेजी व्यवस्था के खिलाफ उन्होंने, उनको बहरे कानों को सुनाने के लिए उन्होंने असेंबली में बम फोड़ा था, जिसकी उनको सजा मिली। तो हम अगर यदि इनके दृष्टिकोण से देखेंगे, जो कानून अंग्रेजों ने बनाए, तो हर सब कुछ गलत लगेगा। उसमें बहुत सारी चीजें जो अभी हम लगता है कि सामान्य है, वो सब चीजें अंग्रेजों के समय में क्रांतिकारियों के द्वारा की जाने वाली मानी जाती थी। तो मैं इस बात से बिल्कुल भी, आपने जो कहा, मैं उस प्रश्न का भी कारण समझ रहा हूं कि क्यों आप कह रहे हैं, जैसे कि हम तीनों ही अब अगर एक जैसी बात करेंगे तो इस विषय का कोई महत्व नहीं रह जाता। ऐसी बात नहीं यू करेंगे हैव हम टू। आप। तो आप ये सोच सकते हैं कि ये जिस प्रकार की मानसिकता दर्शाना चाहते हैं कि अगर अब विदेशी, अब ब्रिटिश लोग अगर हमारे लिए तालियां बजा रहे हैं, आज उनका प्रधानमंत्री ऋषि सुनक नाम का व्यक्ति हो गया है, तो हमारे लोग उनके चरणों में बिछ जाते हैं। देखो, हमारे भारत का व्यक्ति आज उन पे राज कर रहा है। ये सब ढकोसले हैं, ये दिखाने के तरीके हैं कि आप लोग शांत रहें। देखो, तुम्हारे देश का व्यक्ति वहां पे हिंदी, भारतीय मूल का व्यक्ति वहां पे, नाम भारतीय नाम का, मूल भी मैं नहीं कहूंगा, भारतीय नाम का व्यक्ति अगर वहां प्रधानमंत्री बन जाता है तो हम लोगों को बड़ा गर्व फील होता है। तो इस प्रकार की मानसिकता जब प्रधानमंत्री से लेके, मैं बताता हूँ आपको, मनमोहन सिंह जी के ऊपर मैंने भी थोड़ा रिसर्च किया है, शोध किया है। बड़े क्या है कि सज्जन आदमी थे और बहुत अमीर, उनका बहुत अमीर खानदान नहीं था। पढ़ लिख करके आगे बढ़े, कोई अपॉर्चुनिटी मिल गई तो वो सब बेचारे, मैं क्या बोलूं उनके बारे में, बोलना नहीं है, बहुत बूढ़े हो गए हैं। तो ये उनके लिए कोई ऐसे शब्द का मैं प्रयोग नहीं करना चाहूंगा जो थोड़ा असंवैधानिक हो, लेकिन वो ठीक है, वो गड़बड़ है, वो आप ये समझ लीजिए कि जीते जी तो कर सकते हैं आशुतोष जी, जीते जी तो कर सकते हैं, जीते जी तो कर सकते हैं, मरने के बाद नहीं करना चाहिए। जीते जी भी कर सकता हूँ, लेकिन बुजुर्ग हो गए हैं, इसलिए मैं नहीं चाहता हूं उनके बारे में कुछ बोलूं। गलत काम किया उन्होंने, और ये तो सब लोग जानते हैं कि दलाली हो रही है। मैं दलाली भी नहीं, मैं इन दिनों बीरेन जी में बहुत रिसर्च कर रहा हूं, शोध कर रहा हूं, तो ये अनजाने में दलाली हो जा रही है। आप समझिए बात को, ये जानकारी नहीं है हमारे लोगों को, वो इन्फॉर्म नहीं है इतने कि कब उनको CIA यूज कर लेता है, कब उनको पेंटागन यूज कर लेता है, कब उनको लांसेट जर्नल यूज कर लेता है, कब उनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यूज कर लेता है, कब उनको हार्वर्ड यूज कर लेता है। अगर उनको वाकई में जानकारी हो जाए कि हार्वर्ड हमको कैसे कैसे यूज कर लेता है हमारे इंटेलेक्ट को, और ऑक्सफोर्ड हमको कैसे एक्सप्लॉइट कर लेता है, अगर ये जानकारी हो जाए तो ये लोग नहीं जाएंगे। लेकिन इन बेचारों को जानकारी हो नहीं पाती है कि हार्वर्ड हमारे इंटेलेक्ट को यूज कर रहा है, और यूज करके हमारे ही समर्थन में अपने ही खिलाफ हो जा रहा है। तो उनके प्रति तो हमारी संवेदना है, खाली मनमोहन जी नहीं, ऐसी बहुत बड़ी बैटरी है जिनके प्रति हमारी संवेदना है। आखिर में वक्त बहुत ज्यादा हो गया है, मैं इतना ही कहूंगा अरविंद जी को और आपको कि आपके साथ हमारा पूरा नेटवर्क है, और जब भी आवश्यकता पड़ेगी हम आपकी आवाज को बुलंदी से उठाएंगे। और मैं सरकार से अपील करता हूं कि अरविंद त्यागी एक बहुत ही जांबाज, इस देश के लिए समर्पित नौजवान है, एक समर्पित व्यक्ति हैं, समर्पित इंसान हैं, जो अपने परिवार के को सब कुछ दांव पे लगा करके देश की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप उनकी मदद कीजिए। मैं योगी सरकार से, और मैं खास तौर से उत्तर प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से आग्रह करता हूं कि आपके राम राज्य में ऐसे त्यागी, ऐसे बलिदानी लोगों की सुनवाई नहीं हो रही।
आप सुनिए, इनके मुकदमों को देखिए और इनको राहत पहुंचाइए, और जो ब्रिटिश राज है उसके खिलाफ जो आवाज उठ रही है उसको बुलंद कीजिए। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी से भी आग्रह कर रहा हूं कि इनको न्याय दीजिए, इनको न्याय दीजिए। इनका गुनाह सिर्फ इतना ही है कि इन्होंने विक्टोरिया की प्रतिमा को हटाने की मांग की है। इन्हें न्याय दीजिए, और अगर ये नहीं हुआ तो आप समझ लीजिए कि हमारा देश स्वतंत्र नहीं है, स्वाधीन नहीं है। हमारी स्वाधीनता की कसौटी इसी बात को ले होगी कि प्रतीक जो गुलामी की है उस सबको हम एक एक करके हटाएं। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद त्यागी जी हमसे बात करने के लिए। वीरेंद्र भाई हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कल रात 9 बजे हमारी फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आशुतोष कन्नत दीजिए नमस्कार। अदालत में अगर साहस है तो मुकदमा चलाए। और मैं आपसे यह जानना चाहता हूं, पुलिस वाले कौन थे साहब? मुझे नाम तो दीजिए जिन्होंने आपको गिरफ्तार किया। आशुतोष जी, अरविंद भाई, मैं एक इंसिडेंट सुनाना चाहता हूं। हम लोग कोर्ट में इनकी सुनवाई होने वाली थी, हमारे लगभग 60-70 लोग वहां पहुंचे थे। 3-4 लड़कों को पुलिस ने पकड़ के इतनी बुरी तरह से मारा था वहां ले जाकर जेल के अंदर कि तुम लोग विरोध करने आ कैसे गए। तो आप समझिए, मुख्यमंत्री कौन, बताइए जरा, नाम बोलिए। उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी। समाजवादी गुंडों की पार्टी अतीक अहमद की पार्टी, ये अतीक अहमद की पार्टी थी। वो तो आपको पिटवाएगा ही। ये तो दलालों की पार्टी है समाजवादी पार्टी, अतीक अहमद की पार्टी है समाजवादी पार्टी। ये पार्टी आपको पिटवाएगी ना, ये पार्टी आपको पिटवाएगी। इनके खिलाफ मुकदमा कीजिए, अखिलेश यादव के खिलाफ मुकदमा कीजिए। ये लंदन की बुग्गी की फोटो आप देखिए, आशुतोष जी, लंदन की बुग्गी की फोटो है आपके सामने, देखिए आप जो आप कह रहे थे। दिख रही है, ये बग्गी दिख रही है। इनको राजकुमार राजा बनने की चढ़ी हुई है। ये राजा बनना चाहते हैं, अखिलेश यादव जी राजा बनना चाहते हैं। इनके पिताजी क्या है ना बात, विषय आपने भी जो कहा, घूम रहे हैं। ये नए राजा बन रहे थे ना, ये तहसीलदार थे विक्टोरिया की। आशुतोष जी, आज लगभग 9 वर्ष हो गए हैं। आपने जो डरने की बात की, बात डरने की नहीं है। विषय ये है कि हमारे क्रांतिकारी लोग भी नहीं डरे, अरविंद भाई भी नहीं डरते, हम लोग भी नहीं डरते। लेकिन मैं अरविंद भाई को देख रहा हूं कि अपने जीवन में अपने घर परिवार की जिम्मेदारी उठाने के साथ साथ जो अदालत की सुनवाइयों में वहां हियरिंग्स में जाना और उसका खर्चा उठाना सब कुछ, और अपनी जीविका को, अब अगर जेल भी हो जाती है इनको तो इनका घर को पालेगा पोसेगा कौन? ये देश में सब लोग आप आगे चलो हम आपके साथ है तो कह देते हैं, लेकिन आशुतोष जी जब व्यक्ति लड़ाई लड़ता है इस व्यवस्था के साथ वो अकेला पड़ जाता है। इस कारण से शब्दों को संभाल कर बोलना पड़ता है। ये बहुत से प्रिविलेज जो है ये जो हर किसी के पास नहीं है आज की डेट में। विषय यह है। उसके बाद बिल गेट्स से संबंध बना लेंगे, बात करने लगेंगे, बिल गेट्स से रिश्ते रखेंगे, बिल गेट्स के सारी बात को मानेंगे, बिल गेट्स के एक एक बात को WHO मानेगा, उसकी बात को हम मानेंगे। वो हम भी कर रहे हैं। बहुत अच्छा कहा आपने। धीरे धीरे नकार देंगे बिल गेट्स को। देखिए, बात यह है वीरेंद्र जी कि छुप करके बात नहीं होगी। मैं ये सवाल आपसे इसलिए पूछ रहा था कि ये जो सत्ता के दलाल हैं जो आपको ये कहते हैं कि मूर्ति क्यों तोड़ रहे हो, अरे तोड़ो। मैं कहता हूं तोड़ो, मेरे ऊपर मुकदमा। मैं कह रहा हूं खुलेआम इस स्टूडियो से बोल रहा हूं, तोड़ो। अरे किसी चीज की हद होती है साहब, सीमा होती है किसी चीज की। आप इधर भी घूम रहे हैं, उधर भी घूम रहे हैं। आप इंडिपेंडेंट एक सॉवरेन स्टेट हैं और दुनिया के सबसे बड़े प्रजातंत्र की ऐतिहासिक परंपरा आपके पास है। आप ये 2 कौड़ी की रानी की तस्वीर लेकर के घूम रहे हैं और उसके बदले में ये शर्म नहीं आ रही है भारत की अदालत को, भारत की पुलिस को? ये शर्म नहीं आ रही है? भारत की अदालत किसको न्याय देना चाहती है, किसके लिए न्याय देना चाहती है? वीरेंद्र कुमार अगर ये कह रहे हैं कि ये कौन सी आजादी है जो ब्रिटिश संसद हमें देती है, ये ब्रिटिश संसद होती कौन है जो हमें आजादी देगी? कौन है ब्रिटिश संसद? उतार के फेंक दीजिए,
उतार के फेंक दीजिए अरविंद जी, और खुलेआम बोलिए कि हां मैंने तोड़ा है और मैं तोड़ूंगा। देखते हैं कि कौन अदालत आपको मुजरिम ठहराता है। इस देश में क्रांति होगी वीरेंद्र जी, डरने की जरूरत नहीं है, डरिए मत। और किससे डर रहे हैं आप? अपने चुने हुए नुमाइंदे से डर रहे हैं आप, जो हमारा लेजिस्लेचर है, जो हमारे लिए कानून बनाता है। हम कानून बनाने वाले हैं, हमने उन्हें अधिकार दिया है चुन करके। ये ब्रिटेन की विक्टोरिया क्वीन उन्हें अधिकार नहीं दिया है, इसलिए ब्रिटेन की विक्टोरिया का कोई कानून हमारे यहां नहीं चलेगा। इसीलिए यह अपराध जो उनके खिलाफ लगाया गया है वो अपने आप में अपराध है, बिल्कुल वो अपने आप में अपराध है। यह हमारे सोवरेनिटी के खिलाफ मानहानि है, हमारी संप्रभुता के खिलाफ मानहानि है। हम अपनी संप्रभुता की रक्षा करने में सजग हैं, सक्षम हैं। आप डरते क्यों हैं अरविंद जी? आइए, क्यूआई नेटवर्क आपके साथ खड़ा है और देश में आंदोलन चलेगा। डरिए मत, बोलिए कि हमने ये आपके हाथ में लिया था, और आपके सवाल बिल्कुल जायज हैं। इस देश का बच्चा बच्चा आपके साथ खड़ा है। अपनी अदालत से पूछिए, अपने लेजिस्लेटर से पूछिए, अपने कानून निर्माता से पूछिए कि हमने आपको कानून बनाने के लिए अधिकृत किया है, हमने आपको कानून बनाने के लिए शक्ति दी है। तो कानून इस देश के हक के लिए होना चाहिए, इस देश की आन बान शान प्रतिष्ठा के लिए होना चाहिए, मान सम्मान के लिए होना चाहिए, ना कि इस देश को नीचा दिखाने के लिए होना चाहिए। वो क्वीन विक्टोरिया होती कौन है अरविंद जी? होती कौन है? 2 कौड़ी की है। अरे 47-45 ट्रिलियन हमसे लूट के लेके गई है। वो भिखारिन है क्वीन विक्टोरिया। वो काहे का क्वीन, काहे की विक्टोरिया, वो काहे का क्वीन? हमसे हमारा पैसा लूट के ले जाने वाली हम ही को कह रही है कि हम तुम्हारे खिलाफ कानून लाएंगे, तुम्हारे खिलाफ मुकदमा चलाएंगे। और भी कारण बता रहे हैं हम, और भी कारण बता रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि भारत में तो वो सारे कानून हैं जो ब्रिटिशर्स ने बनाए थे, उसको हमने अडॉप्ट कर लिए। उसमें हमने कई जगह तो कॉमा फुल स्टॉप भी चेंज नहीं किया। तो सबके साथ आप जी रहे हैं, आपको विक्टोरिया के पीछे के लगने की क्या आवश्यकता है? विक्टोरिया उसका प्रतीक है। विक्टोरिया एक पूरी जो व्यवस्था जिसने भारत को गुलाम बनाया, भारत की एक अच्छी पूरी लाखों सालों पुरानी व्यवस्था को नष्ट भ्रष्ट कर दिया, पंचायती राज तक और गुरुकुल सिस्टम, शिक्षा व्यवस्था सबको खत्म कर दिया। उसका एक सूचक है, एक सिंबल है जिसके खिलाफ हमारा विरोध है। ये विक्टोरिया एज ए पर्सन, हमें उसके खिलाफ कोई शिकायत नहीं है, लेकिन वो जिसका रिप्रेजेंटेटिव है, जिसकी वो हेड है, हम उस व्यवस्था के जो है हम लोग विरोधी हैं, जिसने हमारे देश में जो है आज जो काफी सारी परेशानियों को जन्म दिया। प्रतीक तो रावण भी है, रावण प्रतीक तो रावण। देखिए अरविंद भाई, मैं काफी देर से बोल रहा हूँ, अगर आप बोलना चाहें तो मैं भी इस विषय पे बोलना चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप भी थोड़ा कुछ बोले। तो आवाज आ रही है हमारी? रावण को तो इसीलिए कि वो बुराई है, इसलिए उस बुराई को का जो प्रतीक है उसको नष्ट करने के लिए हम लोगों को प्रेरित करते हैं कि बुराई का नष्ट करो, दशहरे पर उसको जलाते ही हैं। और मैं एक बात उदाहरण साथ रखना चाहता हूं कि गुलामी की निशानियों को जीवंत रखने से नुकसान क्या हो रहा है कि जो काला रंग है वो गर्मी को अपने अंदर अवशोषित करता है, इसलिए लोग काले रंग के कपड़ा पहन के धूप में नहीं निकलते। लेकिन इतनी गर्मी के अंदर भी हमारे वकील काला कोट पहनते हैं, जो टीटीए वो काला कोट पहनता है, क्योंकि गुलामी मानसिकता के कारण। ये प्रतीक जो है ये उस मानसिकता के पोषक हैं, क्योंकि इन्होंने वहां से लिया उसको वैसा ग्रहण कर लिया, विवेकहीनता का परिचय दिया। इसलिए गांधी ने कहा था कि भारतीय व्यवस्थाओं का अब भारतीयकरण होना चाहिए। तो हमारे भी आग्रह वही है, हमारा वो रात गई बात गई वाली बात, हम गुलाम थे, अब आजाद हो गए। तो आजादी में हमें उस आजादी का एहसास भी होना चाहिए, और देश भारत आजाद है ये देश को लगना भी चाहिए। आशुतोष जी, आपको क्या लगता है? रानी अभी अरविंद जी ने जिक्र किया कि लोहिया ने विरोध किया था विक्टोरिया का भी, और उन्हीं के लोहिया जो है वो उनकी बैठ करके घूम रहे हैं। तो ये बग्गी कहाँ, ये उनकी पुरानी बग्गी में वो गए हैं वाकई में? हाँ, वाकई मुलायम सिंह जी ने जन्मदिन मनाया है ब्रिटेन से बग्गी मंगाकर। ब्रिटेन से बग्गी मंगा करके जन्मदिन मनाया? जी 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 जी। और आप लोगों के समाज जिस पर विक्टोरिया चढ़ती थी,
वही बग्गी हाँ, जिस पर विक्टोरिया चढ़ती थी। जी जी, ये तो बहुत बड़ी वही बात है। बग्गी चलो तुम्हारी बग्गी हम ले आए हैं, हम उस पर अपना ये मना रहे हैं, अच्छी बात है ना, क्या हाँ, वो दिक्कत है? जन्मदिन उसको बैठ के मनाया उन्होंने, अपने जन्मदिन के अवसर पर उसको मंगाया, उसमें बैठ के। नहीं, मैं इसलिए बीरेन जी ये बात कह रहा हूं कि ये अगर सरकार के तरफ से दलील दी जाती है कि भाई प्रतीक की बात है, हम प्रतीक को जिंदा रखना चाहते हैं, आप उसे क्यों तोड़ रहे हैं? तो फिर तो ये आधा काम है, फिर तो लाल किले पे फिर तो ये आधा काम है, फिर तो लाल किले पे यूनियन जैक लगाइए, फिर तो ये आधा काम है वो, क्योंकि वो भी हिस्सा है, वो भी प्रतीक था कभी। मैं आपसे पूछता हूं कि अभी ये एलिजाबेथ की डेथ हुई और हमारे देश का झंडा आधा झुका दिया गया, क्या जिस झंडे को ऊंचा रखने के लिए हमारे क्रांतिकारियों ने अपने प्राण दिए, उस झंडे को आधा ऐसी ऐसी रानी के मरने पे झुका देना, क्या उन शहीदों का अपमान नहीं है? क्या ये गुलामी नहीं दर्शाता? यदि यदि ऐसा है कि विक्टोरिया की मूर्ति को तोड़ना या उसको क्षति पहुंचाना या उसका विरोध करना यदि गलत है, फिर तो ये भी गलत नहीं है जो हम ऐसा, क्या आप इससे सहमत हैं एज एज ए पर्सन और एज ए न्यूज हेड? ने लेकिन एक बात बताइए, हमारे देश के प्रधानमंत्री इतने महान प्रधानमंत्री, सनातनी प्रधानमंत्री हैं और देश के लिए जीते हैं, कहते हैं देश नहीं झुकने दूंगा, देश नहीं बिकने दूंगा, तो उन्होंने उनके राजकाज में तो ये झंडा झुका है, तो किन्हें माने हम? तो ये समझ लीजिए कि हम लोग अभी भी गुलाम है, कोई भी प्रधानमंत्री देश में नहीं है। जी, ये जो पूरी की पूरी जो व्यवस्था है आशुतोष जी, इस पूरी की पूरी व्यवस्था में हमारे प्रधानमंत्री कोई भी हो, चाहे वो सनातनी है या नहीं है वो भी एक बड़ा प्रश्न है, लेकिन कोई भी प्रधानमंत्री हो, उस प्रधानमंत्री की चल नहीं सकती। कल को आज जो ये ताजपोशी हुई है, ये जो प्रिंस चार्ल्स है, कल को इनकी मृत्यु हुई तो भी देश का झंडा आधा झुकाया जाएगा, चाहे प्रधानमंत्री आप भी बन जाए तब भी, क्योंकि ये व्यवस्था वो प्रधानमंत्री डिसाइड नहीं कर रहा है, वो जिन राष्ट्रमंडल देशों का हम प्रतिनिधित्व करते हैं, ये हेड है। राष्ट्रमंडल देश कौन से हैं? जो अंग्रेजी सरकार के, अंग्रेजी ब्रिटेन के गुलाम थे, उन देशों की पूरी एक ऐसे जमात है वो पूरी की पूरी, उसको ये सब बातें माननी पड़ेंगी, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और ये आपको शायद पता होगा कि जो उनको भारत में आने के लिए वीजा की जरूरत नहीं पड़ती है, इस विषय पे बहुत पहले भी डिबेट्स हो चुकी हैं। तो ये कई डिबेट ऐसी है जिसको लोग, क्या आप कानून हाथ में ले लेंगे, आप तोड़फोड़ करने लगेंगे? नहीं, कानून हाथ में लेने की बात ही नहीं है। यहाँ तो आरोप लगाया जा रहा है कि एक स्टैचू, मूर्ति यदि टूट रही है, किसी भी कारण से टूट रही है, वो मूर्ति को जीती जागती उसमें प्राण प्रतिष्ठा करी हुई है कि उसके लिए किसी भी व्यक्ति को उठा के उसके ऊपर आप अटेम्प्ट टू मर्डर की धारा लगा देंगे। आप बताइए कि ये अराजकता ये है, ये या कोई व्यक्ति उसका विरोध कर रहा वो है? तोड़फोड़ हुई नहीं, वो तो सेकेंडरी बात है। संसद ने उन्हें भारत का एम्प्रेस भी बनाया था, एम्परर और एम्प्रेस, महारानी बनाया था, भारत का महारानी ब्रिटिश संसद ने पास करके बनाया था। वो आपकी महारानी थी, वो आपकी महारानी थी। आप अपनी महारानी की तस्वीर को तोड़फोड़ करेंगे, तोड़ेंगे? तो ये तो फिर सिद्ध होगा कि हम आज भी गुलाम हैं। ये तो आपने सिद्ध कर दिया कि अगर संसद ने मान लिया कि वो हमारी महारानी, तो फिर हम गुलाम हैं, फिर हम आजादी। ब्रिटिश आप गुलाम हैं? महारानी थी भाई, आपके ऊपर 302 का मुकदमा चल पड़ा है, आप कह रहे हैं कि आप आजाद हैं? तो महारानी थी ना, आजाद है, फिर हमें मान लिया जाए कि हम गुलाम हैं। आशुतोष जी, महारानी थी, आपने खुद कहा महारानी थी ना, है तो नहीं? भूतपूर्व होना चाहिए ना बीरेन जी, आपको उनके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए ना, सर नमा। हमने महारानी चुना नहीं था आशुतोष जी, हमने महारानी चुना नहीं था उसको, वो हमारे सर पे आके बैठ गई थी जबरदस्ती 1857 के बाद। तो हमारे लाखों आके बैठ गई थी, अब तो नहीं है। अब तो किसी ने तोड़ने का प्रयास किया तो 302 का मुकदमा लग गया। 302 का मुकदमा लगा, इसका मतलब सर पे अभी तक बैठी हुई है आशुतोष जी। मैं कह रहा हूं, तो आप आजाद कैसे कह रहे हैं अपने को? तो यही मैं कहना चाह रहा हूं आपको।
15 अगस्त की छुट्टी देकर हमें बताया जाता है कि आप आज अपना आप आजादी दिवस मनाइए, तो 15 अगस्त की छुट्टी रद्द कर दीजिए और सारे ये जो कार्यक्रम कराते हैं रद्द कर दीजिए। हमें फिर एहसास तो हो गया हम गुलाम है, आजाद है, स्पष्ट पता तो लगे। एक जगह कहते हैं कि वो आपकी महारानी है, वो बिना वीजा के पासपोर्ट के देश में आपके आ सकती है और जा सकती है, वो जो चाहे वो कर सकती है। और एक तरह कहा जाए कि 15 अगस्त मनाइए, आप उल्लास का दिन है और ये देश के गौरव का दिन है, महानायकों का दिन है। तो आप दो धारी तलवार पे हमें चला रहे हैं। हम इस देश में आगे मिल गया नहीं, इस देश में मानसिक गुलाम तो है। हमें ये बताइए, हम एक ही चीज मानेंगे ना, हम अपनी महारानी को मानेंगे कि आपको मानेंगे? भाई ब्रिटिश संसद ने घोषित किया था कि वो हमारी महारानी थी और हमको महारानी हैं, इसलिए महारानी है कि आप उस महारानी के खिलाफ अगर कुछ भी कार्रवाई करने की डिमांड या मांग कर रहे हैं तो आपके खिलाफ 302 का मुकदमा लग गया है। तो हम आजाद कहाँ हैं? हम ये आपसे जानना चाह रहे हैं। आप कह रहे हैं आजाद है महाराज और आप उसका विरोध कर रहे हैं, मेरे खिलाफ 302 लग गया, तो ठीक तो लड़ाई है, 302 गड़बड़ी क्या है? हमारी लड़ाई उस आजादी के लिए ही है कि जो हमें झूठी आजादी दी गई है कि हम उस गुलामी के खिलाफ आज भी झूठी है। ये आप कह रहे हैं कि आजादी झूठी है? जी झूठी है। भाई आप गलत काम करेंगे इसी कानून के दायरे में तो आपके खिलाफ 302 का मुकदमा लग गया। इससे ये साबित हो गया कि हम आजाद नहीं है और हमारी महारानी थी, ये हमको मानना पड़ेगा। बात साफ है। इसी बात को तो हम इसी बात का विरोध है कि हमें आजादी चाहिए। पूरी तरह से संप्रभु राज्य हैं। हमने देश के प्रधानमंत्री को चुनना है, हर 5 साल में हम चुनते हैं, हम इलेक्शन करते हैं, वोट देते हैं, प्रधानमंत्री बनाते हैं, राष्ट्रपति बनाते हैं, फिर उपराष्ट्रपति बनाते हैं, फिर उपराष्ट्रपति को हम इंग्लैंड भी भेजते हैं। अभी चार्ल्स जी के इसमें राज्यारोहण में बिल्कुल। तो फिर मैंने आप हम कंफ्यूज हो गए, हम कंफ्यूज हैं। आप हमें बताइए हम हैं क्या, आजाद हैं कि गुलाम हैं? हम गुलाम हैं, झूठे आजाद हैं। हम सीधे सीधे गुलाम हैं। भाषा की गुलामी से आज भी हमारे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर अंग्रेजी के अंदर काम होते हैं। आज भी हमारे आप कुर्ता पजामा पहनकर आप चले जाइए कि दफ्तर के अंदर तो आपको बड़ी हीन भावना से देखा जाता है, टाई कोर्ट वाले को बड़ी हीनता गौरव के साथ देखा जाता है। आज भोजन की गुलामी में आप देख लीजिए, भोजन की गुलामी में आप जी रहे हैं। आप व्यवस्थाओं के आधार पर देख लीजिए, आप गुलामी में जी रहे हैं। अंग्रेजों ने कोई सीधा हम पे डंडा लेकर रूल नहीं किया था, उन्हें कानून ने हम पे राज किया था और वही अंग्रेजी कानून आज हमें रूल करते हैं। फिर मैं गांधी की बात कर रहा हूं कि देश आजाद हो गया है, अब यहाँ की व्यवस्थाओं का भारतीयकरण कर दो। अगर इन व्यवस्थाओं का भारतीयकरण हो जाएगा तो देश आजाद हो जाएगा, वरना गोरे को बैठाओ या काले को बैठाओ, गुलामी वहीं की वहीं खड़ी है। इस संसद ने उन्हें भारत का एम्प्रेस भी बनाया था, एम्परर और एम्प्रेस महारानी बनाया था, भारत का महारानी ब्रिटिश संसद ने पास करके बनाया था। वो आपकी महारानी थी, वो आपकी महारानी थी। आप अपनी महारानी की तस्वीर को तोड़फोड़ करेंगे, तोड़ेंगे तो ये तो फिर सिद्ध होगा कि हम आज भी गुलाम हैं। ये तो आपने सिद्ध कर दिया। अगर संसद ने मान लिया कि वो हमारी महारानी, तो फिर हम गुलाम हैं, फिर हम आजादी। ब्रिटिश आप गुलाम हैं, महारानी थी भाई। आपके ऊपर 302 का मुकदमा चल पड़ा है, आप कह रहे हैं कि आप आजाद हैं? तो फिर महारानी थी ना, आजाद है, फिर हमें मान लिया जाए कि हम गुलाम हैं। अशोक जी महारानी थी, आपने खुद कहा महारानी थी ना, है तो नहीं? भूतपूर्व होना चाहिए ना बीरेन जी, आपको उनके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए ना सर। हमने महारानी चुना नहीं था अशोक जी, हमने महारानी चुना नहीं था उसको, वो हमारे सर पे आके बैठ गई थी जबरदस्ती 1857 के बाद। तो हमारे लाखों आके बैठ गई थी, अब तो नहीं है। अब तो किसी ने तोड़ने का प्रयास किया तो 302 का मुकदमा लग गया। 302 का मुकदमा लगा, इसका मतलब सर पे अभी तक बैठी हुई है अशोक जी। मैं कह रहा हूं, तो आप आजाद कैसे कह रहे हैं अपने को? तो यही मैं कहना चाह रहा हूं आपको। 15 अगस्त की छुट्टी देकर हमें बताया जाता है कि आप आज अपना आप आजादी दिवस मनाइए, तो 15 अगस्त की छुट्टी रद्द कर दीजिए और सारे ये जो कार्यक्रम कराते हैं रद्द कर दीजिए। हमें फिर एहसास तो हो गया हम गुलाम है, आजाद है, स्पष्ट पता तो लगे। एक जगह कहते हैं कि वो आपकी महारानी है, वो बिना वीजा के पासपोर्ट के देश में आपके आ सकती है और जा सकती है, वो जो चाहे वो कर सकती है। और एक तरह कहा जाए कि 15 अगस्त मनाइए, आप उल्लास का दिन है और ये देश के गौरव का दिन है, महानायकों का दिन है।
तो आप दो धारी तलवार पे हमें चला रहे हैं। हम इस देश में आगे मिल गया नहीं मानसिक गुलाम तो है। हमें ये बताइए, हम एक ही चीज मानेंगे ना, हम अपनी महारानी को मानेंगे कि आपको मानेंगे? भाई ब्रिटिश संसद ने घोषित किया था कि वो हमारी महारानी थी और हमको महारानी हैं, इसलिए महारानी है कि आप उस महारानी के खिलाफ अगर कुछ भी कार्रवाई करने की डिमांड या मांग कर रहे हैं तो आपके खिलाफ 302 का मुकदमा लग गया है। तो हम आजाद कहाँ हैं? हम ये आपसे जानना चाह रहे हैं। आप कह रहे हैं आजाद है महाराज, और आप उसका विरोध कर रहे हैं, मेरे खिलाफ 302 लग गया, तो ठीक तो लड़ाई है, 302 गड़बड़ी क्या है? हमारी लड़ाई उस आजादी के लिए ही है कि जो हमें झूठी आजादी दी गई है कि हम उस गुलामी के खिलाफ आजादी झूठी है। ये आप कह रहे हैं कि आजादी झूठी है? जी झूठी है। भाई आप गलत काम करेंगे इसी कानून के दायरे में तो आपके खिलाफ 302 का मुकदमा लग गया। इससे ये साबित हो गया कि हम आजाद नहीं है और हमारी महारानी थी, ये हमको मानना पड़ेगा। बात साफ है। इसी बात को तो हम इसी बात का विरोध है कि हमें आजादी चाहिए। पूरी तरह से संप्रभु राज्य हैं। हमने देश के प्रधानमंत्री को चुनना है, हर 5 साल में हम चुनते हैं, हम इलेक्शन करते हैं, वोट देते हैं, प्रधानमंत्री बनाते हैं, राष्ट्रपति बनाते हैं, फिर उपराष्ट्रपति बनाते हैं, फिर उपराष्ट्रपति को हम इंग्लैंड भी भेजते हैं। अभी चार्ल्स जी के इसमें राज्यारोहण में बिल्कुल। तो फिर मैंने आप हम कंफ्यूज हो गए, हम कंफ्यूज हैं। आप हमें बताइए, हम हैं क्या? आजाद हैं कि गुलाम हैं? हम गुलाम हैं। झूठे आजाद हैं। हम सीधे सीधे गुलाम हैं। भाषा की गुलामी से आज भी हमारे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के अंदर अंग्रेजी के अंदर काम होते हैं। आज भी हमारे आप कुर्ता पजामा पहनकर आप चले जाइए कि दफ्तर के अंदर तो आपको बड़ी हीन भावना से देखा जाता है। टाई कोर्ट वाले को बड़ी हीनता गौरव के साथ देखा जाता है। आज भोजन की गुलामी में आप देख लीजिए, भोजन की गुलामी में आप जी रहे हैं। आप व्यवस्थाओं के आधार पर देख लीजिए, आप गुलामी में जी रहे हैं। अंग्रेजों ने को सीधा हम पे डंडा लेकर रूल नहीं किया था, उन्हें कानून हम पे राज किया था और वही अंग्रेजी कानून आज हमें रूल करते हैं। फिर मैं गांधी की बात कर रहा हूं कि देश आजाद हो गया है, अब यहाँ की व्यवस्थाओं का भारतीयकरण कर दो। अगर इन व्यवस्थाओं का भारतीयकरण हो जाएगा तो देश आजाद हो जाएगा, वरना गोरे को बैठाओ या काले को बैठाओ, गुलामी वहीं की वहीं खड़ी है। इस देश में आशुतोष जी ऐसे भी लोग हैं जो महारानी का जन्मदिन पर ये विक्टोरिया को जो है केक खिलाते हैं, उसकी फोटो को, ये कहकर कि आपके कारण हमें मुगलों से आजादी मिली, तो इसलिए इनका धन्यवाद भी करने वाले लोग हैं इस देश में। इस स्तर तक मानसिक गुलाम हो चुके हैं। आज हमारे बच्चे जो हैं वो संस्कृत के बजाय अंग्रेजी मीडियम में पढ़ने वाले बच्चे को ज्यादा ऊंचा देखा जाता है। इतना गहरा हमारे देश में गुलामी डाल के गए हैं। वो आजादी होने को कहने को हमारी आजादी, क्योंकि इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट जो है वो एक्ट वहां पास किया गया था तो हमें आजादी मिली। तो ये जो कोई एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास होगा तो हमें आजादी मिलेगी, तो ये कोई आजादी नहीं। जितने भी क्रांतिकारियों ने वास्तविकता में जिनका ये जुनून था देश को आजाद कराने का, वो एक भी क्रांतिकारी, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे वो चंद्रशेखर आजाद हो, भगत सिंह हो, कोई भी उस समय जीवित नहीं था। कोई भी जीवित नहीं था। क्यों? क्योंकि उनके रहते वो असली आजादी ही, जो नकली आजादी दी, वो नहीं एक्सेप्ट करते। इसी कारण से तो यदि मैं आपके इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो भी विद्यार्थी आपकी इन बातों का उत्तर विस्तार में जानना चाहे, वो सुंदरलाल जी की भारत में अंग्रेजी राज नाम की पुस्तक के 2 वॉल्यूम है, उसे अच्छे से पढ़ ले तो हमारा उद्देश्य, हमारे जो आपके जो प्रश्न है, उन सब का उत्तर बहुत ही विस्तार पूर्वक, बस धैर्य होना चाहिए अध्ययन करने का, उसे सब उत्तर मिल जाएंगे कि किस प्रकार से। आप ये बताइए कि हम शर्ट पहने या कुर्ता पहने? आप कुर्ता पहनिए, पहनने से हम आजाद हो जाएंगे। इस बात को बिल्कुल वैज्ञानिक तरीके से कह सकता हूं कि वस्त्र जो है वो किसी व्यक्ति के चुनाव से नहीं होता, वो भौगोलिक दृष्टि के आधार पर चयन होता है। आप गर्म प्रदेश में रहते हैं, इस गर्म प्रदेश में जीने वाले लोगों को ढीले वस्त्र पहनने चाहिए, हल्के वस्त्र पहनने चाहिए। कोट पैंट पहनने के बाद आपको 3 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है, उसके लिए आप एसी चलाएंगे, फिर कहेंगे पर्यावरण की बात करेंगे, झूठ बहकाएंगे। इसलिए आप जहां रहते हैं वहां के हिसाब से अब कश्मीर में रहेंगे तो हम कहेंगे मोटा कपड़ा पहनिए, लेकिन वस्त्र ढीले पहनने चाहिए और स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है, तो आपको कुर्ता पजामा पहनना चाहिए।
अब ये तो अंग्रेजों का छपा हुआ कोट पैंट ले लिया। कोट पैंट की तो बात नहीं है, हम कह रहे हैं कोट पैंट की बात नहीं है, लेकिन आप कह रहे हैं कुर्ता पहनिए। मान लीजिए कि उसी सूती कपड़े के कुर्ता आप पहनते हैं, सूती कपड़े का शर्ट पहन लेते हैं, ढीला ढाला पहनते हैं, कंफर्टेबल पहनते हैं, तो हम गुलाम हैं कि आजाद हैं? फिर आप देखिए, अगर आप जिस क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र के अनुरूप कपड़ा पहनते हैं, ढीला कपड़ा पहनते हैं तो कोई उसमें ऐतराज नहीं है, सूती पहनते हैं तो बहुत स्वागत है। बहुत तो डिजाइन से जुड़ा हुआ मामला है ना, स्टिचिंग का फर्क है। आपने स्टिच ऐसे कर लिया, हमने स्टिच ऐसे कर लिया, मतलब शर्ट के फ्रेम में कर लिया, तो इसे आप गुलामी मानते हैं या आजादी मानते हैं? नहीं आशुतोष जी आपके बात का उत्तर जो है इतना सरल नहीं है जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं। देखिए, ये जो शर्ट पहनने की जो बात कह रहे हैं, ये शर्ट मैं भी जब स्कूल में था मैं सोचा करता था कि ये पुराने फोटोग्राफ थे हमारे देश के, उससे ये शिफ्ट हमारे पास ये शर्ट पैंट कहां से आ गया। तो मैं देखता हूं कि ये धीमे 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 जो आया हमारे अंदर। तो आज आप शर्ट पहनने की जो बात कर, शायद आज से 200 साल पहले कोई इस प्रकार का प्रश्न करता ही नहीं, क्योंकि शर्ट जो है वो फैशन में नहीं थी, क्योंकि जो परिधान है वो हमारे शरीर को किस प्रकार, जैसे आपको मैं छोटा सा उदाहरण देता हूं, धोती पहनने का जो धोती पहना करते थे, आपने पुराने फिल्मों में सब जगह देखा होगा। ये जो सामने फोटो दिख रही है इसमें भी आप देखिए कि सुभाष चंद्र बोस जी ने भी धोती पहनी है, उन्होंने भी पतलून पहनकर और जो है बाकी आर्मी की ड्रेस पहनकर अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। ऐसा नहीं है कि वो उसको अंग्रेजी मानते थे, लेकिन वो उस समय की आवश्यकता थी। लेकिन धोती जो है, आप कहीं भी जब ये लघु शंका, जब आपको पेशाब आता है, आप कहीं भी जो है बैठकर पेशाब कर पाए, उसके हिसाब से धोती बिल्कुल सही से डिजाइन की गई थी, क्योंकि बैठ के पेशाब करने से प्रोस्टेट की प्रॉब्लम नहीं होती और खड़े होकर पेशाब करने से प्रोस्टेट की प्रॉब्लम होती है। तो ये जो पूरा डिजाइन किया गया था उसको लॉन्ग टर्म के लिए डिजाइन किया गया था। अभी जो आपकी ड्रेस है, इस ड्रेस में यदि एक बटन टूट जाए तो आप दिन भर परेशान रहेंगे। वहीं अगर आज अरविंद त्यागी जी अगर मान लीजिए कुर्ता उतारकर जनेऊ पहन करके बैठे होते, बिना कुर्ते के भी बैठे होते, तो उनको नग्न नहीं कहा जाता। तो ये जो वेशभूषा है ये पूरे मानस को बनाने के हिसाब से डिजाइन की गई थी, जिसमें गुलामी आजादी की बात नहीं है। आपकी शर्ट जो है, शर्ट के अंदर आजादी नहीं है। आजादी जो है शर्ट से नहीं आती, मैं ये कहना चाहता हूं। तो ये जो आपने प्रश्न किया, इस प्रश्न का अर्थ यही है कि ये शर्ट की बात ही कहां से आई।